नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। दिल्ली के करीब एक बहुत मशहूर जगह है गाज़ियाबाद। आप सब ने नाम सुना होगा, फिल्म भी बनी है ज़िला गाज़ियाबाद। तो इसी गाज़ियाबाद में एक बहुत प्रोमिनेंट लोकेलिटी है जिसका नाम है क्रॉसिंग रिपब्लिक। ये बेसिकली ढेर सारे हाई राइज बिल्डिंग्स इस जगह पर हैं और जितने भी प्रोमिनेंट बिल्डर उत्तर प्रदेश या दिल्ली एनसीआर के हैं, उन लोगों ने यहाँ पर अपने अपने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए और कुछ प्रोजेक्ट ऑनगोइंग भी हैं। तो इसी क्रॉसिंग रिपब्लिक का ये जो इलाका है, ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और हाई राइज, एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग है, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, गांव है। तो एक बड़ा मिक्स्ड पॉपुलेशन है इस जगह पर। इसी क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास एक गंदे नाले में एक लाश एक रोज़ बरामद होती है और वो दिन है 28 जुलाई की। इसी महीने की बात है, 28 जुलाई 2025। और जब लाश बरामद होती है, लोगों की नज़र इस पर पड़ती है, फाउल स्मेल वगैरह उस बॉडी से आ रही थी, तो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक की पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है, गाज़ियाबाद की, और साथ में जो इस इलाके की एसीपी हैं प्रियाश्री पाल, वो भी मौके पर पहुँचती हैं और डेड बॉडी को नाले से बाहर निकाला जाता है। डेड बॉडी एक बेडशीट में अच्छी तरह से बंधी हुई थी, लपेटी गई थी, जिसे देखकर ये बात पहली ही नज़र में तकरीबन कंफर्म थी कि जिसकी भी लाश अंदर है उसकी हत्या हुई है। क्योंकि हत्या अगर नहीं होती तो कोई इस तरह से डेड बॉडी में लाश को बांधकर किसी कूड़े की तरह किसी नाले में नहीं फेंकता। लेकिन मरने वाला कौन है, किसकी हत्या हुई है, क्यों हत्या हुई है, ये सारे सवाल जो है अभी अनसुलझे थे और इनिशियली ये मामला पूरी तरह से एक ब्लाइंड मर्डर का मामला था। तो 28 जुलाई को जब पुलिस वहाँ से पहुँची, पुलिस ने डेड बॉडी को रिट्रीव किया, बाहर निकलवाया और उसके बाद उस बेडशीट को पुलिस ने खोला। खोलने पर एक महिला की लाश जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो उस बेडशीट से बाहर निकली। लाश की हालत बहुत बुरी थी और वहाँ टिकना, वहाँ खड़े होना भी मुश्किल हो रहा था। इतनी बुरी थी कि मैं अगर बताऊं, और बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन कितना चैलेंजिंग हो जाता है जब बॉडीज़ इस तरह से पुरानी हो जाती है। चेहरा तो अलबत्ता म्यूटिलेटेड था ही, चेहरे पर भारी चीज़ से हमला भी किया गया था, डिसफिगर्ड था। ऊपर से जो चेहरा है वो लाश पुरानी होने की वजह से काफ़ी ख़राब अपने आप भी हो चुका था, नेचुरली जिसे कहते हैं। साथ ही बाल वाल जो है वो भी बॉडी से अलग हो गए थे, खोपड़ी से अलग हो गए थे। तो बहुत बुरी हालत थी और लेकिन देखने से ये पता चल रहा था कि ये लाश जो है किसी महिला की है जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के आसपास की रही होगी। तो पुलिस ने इस बॉडी को रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब आप सोचिए, जो लोग पोस्टमार्टम करते होंगे उनका काम भी कितना चैलेंजिंग होता होगा। तो खैर, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और बेडशीट के अंदर अगर कोई बिलोंगिंग, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मरने वाली महिला की पहचान पता हो पाती, तो पुलिस ने उस एक्सरसाइज को भी कैरी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी चीज़ उस बेडशीट में, चाहे वो आई कार्ड हो, कोई पर्स हो, यहाँ तक कि नोट या मोबाइल फ़ोन, कुछ भी नहीं था उसमें। इसके साथ ही नाले के आसपास का जो इलाका है वहाँ भी पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन कैरी किया, लेकिन उस पर भी पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर भी कोई ऐसी बिलोंगिंग, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई नहीं मिली जिसका इस बॉडी के साथ कोई कनेक्शन जोड़ पाता। ये सब चीज़ पुलिस इसलिए कर रही थी कि मरने वाली महिला की पहचान पता करने में सुविधा हो, मदद हो। अब ये महिला कौन थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस के पास था पता करना। पुलिस ने क्रॉसिंग रिपब्लिक के अलावा आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ से जानकारी जुटाने की शुरुआत की कि पिछले हफ्ते भर में क्या कोई इस एज ग्रुप की महिला किसी इलाके से गायब हुई है या नहीं। इस कोशिश में भी पुलिस को नाकामी हाथ लगी क्योंकि पुलिस को ऐसा कोई सिग्निफिकेंट केस समझ में नहीं आया, ऐसा कोई अहम या बहुत महत्वपूर्ण मामला पुलिस को नहीं नज़र में आया जिसका कनेक्शन इस डेड बॉडी से जुड़ता। तो ये सारी कोशिशें जो है वो बेकार हो रही थी, बेकार जा रही थी इस महिला की पहचान पता करने में। आमतौर पर इस तरह के ब्लाइंड मामलों की पड़ताल तभी आगे बढ़ती है जब मरने वाले की पहचान पता होती है, क्योंकि उससे फिर दोस्ती दुश्मनी का पता चलता है, उस मरने वाले शख्स के वेयरअबाउट्स का पता चलता है, कहाँ उठना बैठना था, किससे मिलते जुलते थे, क्या किसी से रुपए पैसे का लेन देन था। लेकिन यहाँ वो पहचान ही जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। तो पहले ही स्टेप में पुलिस के लिए बहुत बड़ी अड़चन थी। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई
और आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने यह तय किया कि वो सीसीटीवी फुटेज उस इलाके का बहुत गौर से एग्जामिन करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या कोई संदिग्ध गाड़ी जिस तरफ ये नाला है उस तरफ आती या जाती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। अब डेड बॉडी अगर बेडशीट में डालकर फेंकी गई है तो आप समझ सकते हैं कि वो कोई साइकिल में या टू व्हीलर में इतनी आसानी से तो कैरी हो नहीं सकता। तो पुलिस का सारा फोकस जो है वो किसी फोर व्हीलर पर, स्पेशली वैन जैसी किसी गाड़ी पर था और पुलिस का ये इरादा था, कोशिश थी कि सीसीटीवी फुटेज में किसी कार या वैन को पुलिस लोकेट करे जो सस्पिशियस हो, संदिग्ध हो। अब चैलेंज ये भी था कि कितने दिन पहले से सीसीटीवी फुटेज देखी जाए। तो उस चैलेंज का हल जो है वो पुलिस वालों ने खुद ही निकाला, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती और ये पता चलता कि एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ क्या है उसमें भी टाइम लगता। तो पुलिस को चूंकि फ़ौरन सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना होता है, खासकर कत्ल के मामलों में तो करना ही होता है, क्योंकि एक चैलेंज होता है पुलिस को सच्चाई तक जल्द से जल्द पहुंचने की। तो पुलिस ने जो उनका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हवाले से ये पता किया कि इस महिला की हत्या कम से कम, जिस रोज़ ये लाश मिली थी 28 तारीख को, उससे कम से कम 4 से 5 रोज़ पहले हुई होगी। जो बॉडी में राइगर मोटिस था, जिस तरह से बॉडी डिस्टॉर्ट हुई थी, टेढ़ी हो गई थी, मान लीजिए अकड़न जिसे कहते हैं ना, उससे पुलिस ने ये अंदाज़ा लगाया कि कम से कम 4 से 5 दिन हो गए होंगे। तो पुलिस ने तय किया कि 4 से 5 दिन पीछे से ही पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज को एग्जामिन करना शुरू करेगी। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एसीपी हैं प्रियाश्री पाल, उन्होंने कुल 3 टीमें क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन और आसपास की टीमों को मिलाकर उन्होंने कुल 3 टीमें बनाई जिनको डेडिकेटेडली इसी काम में लगाया। अब पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया तो वो लगातार 4-5 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग करती रही और ये काम भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ऊपर से इतनी सारी गाड़ियों का आना जाना और 4-5 दिन मतलब 24-24 घंटे के हिसाब से आप लगाइए कि कितने घंटे की वो फुटेज होगी। और थोड़ा भी आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्किप की नहीं कि जो भी सस्पेक्ट है वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा। तो एक एक फ्रेम, एक एक फुटेज बड़ी बारीकी से पुलिस को देखना था। पुलिस देखती रही, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस कोशिश में भी पुलिस नाकाम रही, क्योंकि सारे सीसीटीवी फुटेज देखने के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी संदिग्ध वाहन, कोई भी संदिग्ध गाड़ी, फोर व्हीलर पुलिस को नज़र नहीं आई जिससे पुलिस को लगता कि इससे शायद बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया होगा, फेंका गया होगा। क्योंकि सिर्फ फोर व्हीलर देखने से नहीं होगा ना, उसका कुछ संदिग्ध मूवमेंट होना चाहिए, उसकी चाल में कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर जगह पर रुकी, थोड़ी दूर आगे बढ़ी, उसके बाद कोई एक पर्टिकुलर टर्न लिया, नाले की तरफ गई। इस तरह से किसी भी गाड़ी को, जिसको भी रडार में रखना है, उसका कोई इस तरह का पर्टिकुलर साइन होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ ये उस क्राइम में इन्वॉल्व है। तो ये बहुत मुश्किल काम था और नाकामी हाथ लगी इस सेंस में कि सारे फोर व्हीलर्स को स्कैन करने के बाद भी पुलिस को ऐसा कोई फोर व्हीलर नहीं मिला जिस पर पुलिस का शक जो है वो गहरा होता। अब पुलिस टीम ने यह तय किया कि चलिए फोर व्हीलर नहीं सही, अब टू व्हीलर पर ही ध्यान दिया जाए। हो सकता है टू व्हीलर में ही किसी ने जो है ये काम किया हो, डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का। तो पुलिस ने सारे टू व्हीलर्स की स्कैनिंग करनी शुरू की और टू व्हीलर्स की स्कैनिंग करते करते पुलिस ने 25 जुलाई के दिन, बल्कि 25 जुलाई की रात को एक टू व्हीलर को स्पॉट किया। ये एक स्कूटी थी जिसे एक आदमी राइड करके ले जा रहा था, लेकिन उसकी चाल जो है वो थोड़ी डांवाडोल टाइप की थी। मतलब एक होता है ना कि स्टेडीली और सीधे कोई स्कूटी कोई ड्राइव करके ले जा रहा है, ऐसा नहीं था। उसकी चाल में थोड़ा डांवाडोल टाइप की बात थी और वो बात इसलिए थी क्योंकि स्कूटी के सामने कोई भारी सी चीज़ रखी हुई प्रतीत हो रही थी, दिख रही थी। और प्रतीत हो रही थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे सीसीटीवी फुटेज जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं होते हैं, आपको पता है। तो पुलिस अब ये जो सस्पेक्टेड सीसीटीवी था, मतलब स्कूटी की तस्वीर थी, उसको जब पुलिस ने बहुत माइन्यूटली देखा तो पुलिस ने ये भी देखा कि एक जगह लड़खड़ा कर वो स्कूटी वाला स्कूटी समेत गिर भी गया और उसके बाद उस स्कूटी में फिर से उसने कोई भारी चीज़ जो भी उस स्कूटी पर उसने लाद रखी थी, उसने उसको फिर से उसमें लादा और फिर वहाँ से आगे निकला। ये सारी चीज़ें जो है उसने पहली बार पुलिस की आंखों में चमक लाई और पुलिस को लगा कि हो सकता है कि ये वही स्कूटी है जिस पे ये भारी सी चीज़ जो है, ये वही पोटली है जिस पे बॉडी पैक की गई हो और फेंकी गई हो। तो पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है उस स्कूटी को काफ़ी दूर तक ट्रैक किया और पुलिस ने ये भी देखा कि नाले की तरफ
जहाँ पर वो डेड बॉडी फेंकी गई थी उस तरफ वो स्कूटी गई भी है, रात को गई है, 25 तारीख की रात को। तो पुलिस को बहुत उम्मीद जगी और पुलिस को लगा कि हो ना हो ये वही स्कूटी है जिस पे डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया है। शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली पुलिस ने यह भी देखा कि स्कूटी को कोई 2 लोग नहीं, एक अकेला आदमी इस भारी सामान के साथ चलाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था और गया भी। अब पुलिस ने उस स्कूटी को बैक ट्रैक करना शुरू किया, मतलब फुटेज दर फुटेज पुलिस पीछे आने लगी कि कहाँ से इस स्कूटी के उस राइड का इंसेप्शन हुआ था, शुरुआत हुई थी। और इस तरह से बैक ट्रैक करती करती पुलिस जो है पर्टिकुलरली क्रॉसिंग रिपब्लिक के ही एक ऐसे रिहायशी इलाके में पहुंची, एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर उस स्कूटी को आखिरी बार स्पॉट किया गया। लेकिन एग्जैक्टली वो स्कूटी किसकी है, उसका ओनर कौन है, ये सिर्फ सीसीटीवी फुटेज को देखकर पता लगा पाना पुलिस के लिए संभव नहीं था। ऐसे में पुलिस जब एक खास लोकेशन पर पहुंची तो वहां पर पहुंचकर पुलिस ने अब मैनुअल पुलिसिंग की मदद ली और जो आसपास लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, पुलिस ने उनसे उस पर्टिकुलर स्कूटी को लेकर, उसकी तस्वीरें लेकर पूछताछ करने की शुरुआत की। साथ ही पुलिस ने अपने मुखबिरों की भी मदद ली और इस काम में उस स्कूटी के ओनर का पता चला तकरीबन 3 से 4 दिन गुजरने के बाद, 3 से 4 दिन नहीं, 2 दिन गुजरने के बाद उसके ओनर का पता चला और उसका ओनर का नाम था नज़र मोहम्मद। अब ये जो नज़र मोहम्मद या मोहम्मद नज़र जो भी कहें, ये जो आदमी था ये बेसिकली क्रॉसिंग रिपब्लिक के इलाके में ही एक गैरेज चलाता था, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के रिपेयरिंग का काम किया करता था और ये स्कूटी उसी की थी। जब ये बात क्लियर हो गई तो पुलिस ने दबिश डाली और नज़र मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब तक तकरीबन कंफर्म हो गई थी कि ये नज़र मोहम्मद ही है जो उस रात को स्कूटी पर वो भारी सी चीज़, पोटली लेकर जा रहा था जिस पे डेड बॉडी थी। नज़र मोहम्मद को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस और भी कंफर्म हो गई, क्योंकि स्कूटी में जो उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज, डील डोल, उसका हुलिया जो नज़र आ रहा था, नज़र मोहम्मद आइडेंटिकल तरीके से उस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आने वाले शख्स से मिलता था। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और उसे पूछताछ शुरू की। शुरू में उसने कई झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाई जैसे हर कातिल सुनाता है, लेकिन बाद में जब उससे सख्ती की गई तो उसने कबूल कर लिया कि हाँ वही था जिसने 25 जुलाई की रात को वो लाश ठिकाने लगाई थी, नाले में फेंकी थी। अब सवाल है कि लाश किसकी थी, क्यों थी, हत्या क्यों की, ये सारे सवाल थे। तो पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो नज़र मोहम्मद ने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयान की। नज़र मोहम्मद बेसिकली हापुड़ का रहने वाला एक शख्स है, एक आदमी है जो क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहकर ही अपना काम किया करता है और उसकी एक पत्नी है और 7 बच्चे हैं। और 7 बच्चे, अच्छा इस बात पर मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, 7 बच्चा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जनसंख्या के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि भाई हाँ ये ज़्यादा है आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी 7 बच्चे पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि वाइफ और 7 बच्चे होने के बावजूद नज़र मोहम्मद की आदत ऐसी थी कि उसकी कई गर्लफ्रेंड्स हैं और इन्हीं गर्लफ्रेंड्स में एक वो महिला भी थी जिसके साथ नज़र मोहम्मद रिलेशनशिप में था। लेकिन जिस महिला के साथ वो रिलेशनशिप में था और जिसकी वो हत्या की, वो कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि वो प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट से जुड़ी हुई एक महिला थी जो खुद तो जिस्म फरोशी के धंधे में थी ही, दूसरे लड़कियों को भी जिस्म फरोशी के धंधे में लाने और उनको फैसिलिटेट करने का काम किया करती थी। एक तरह से देखा जाए तो जिस्म फरोशी के एक रैकेट को वो खुद ही चलाती थी और उसका वो किंग पिन थी। इस महिला का ओरिजिनल नेम तो खैर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आइडेंटिटी रिवील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आसपास के लोग जो इस तरह के धंधे में शामिल होते हैं और जिनका इस तरह के कामों में इंटरेस्ट है, उनके बीच में इस महिला को परी भाभी के तौर पर जाना जाता था। अगेन ये एक निक नेम है जो इसी ट्रेड की बदौलत उस लड़की को या महिला को मिला था, उसका ओरिजिनल नेम नहीं है। तो परी भाभी जो है, इसके साथ नज़र मोहम्मद की मुलाकात थी और तकरीबन 4 सालों से ये नज़र जो है शादीशुदा, बाल बच्चेदार होने के बावजूद परी भाभी के साथ जो है इस रिलेशनशिप को कैरी कर रहा था और दोनों साथ में रहते थे, उठते बैठते थे। और बाकायदा इस काम के लिए उसने एक किराए का कमरा भी ले रखा था जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को और परी भाभी को और ऐसी ही और महिलाओं को लेकर आया करता था। 25 तारीख को परी भाभी के साथ रात को नंदग्राम कट के पास
नज़र मोहम्मद की मुलाकात हुई। दोनों ने पहले से ही प्रीफिक्स कर लिया था कि आज साथ में पार्टी करेंगे। अक्सर इस तरह की पार्टीज़ होती थी और नंदग्राम कट के पास 25 तारीख को दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों पास में ही जो किराए का कमरा है क्रॉसिंग रिपब्लिक में, वहाँ पर मोहम्मद नज़र इसको लेकर गया परी भाभी को, और वहाँ पर दोनों ने साथ में पार्टी की, दावत उड़ाई, ड्रिंक्स वगैरह की। लेकिन सब कुछ करने के बाद नज़र मोहम्मद की नीयत जो है वो परी भाभी की दौलत और उसकी ज़ेवरात के ऊपर जो है वो ख़राब हो गई, बदल गई। उसने ये तय किया कि वो परी भाभी के पास जो भी कीमती चीज़ें हैं, जेवर और रुपए पैसे, वो उन चीज़ों को लूट लेगा। उस दिन इत्तेफाक से परी जो है काफ़ी सजी संवरी और जो भी उसके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे वो सब पहन कर आई थी। हो सकता है कि कोई झांसा ही दिया हो मोहम्मद नज़र ने। अभी तो खैर ऑनगोइंग तफ्तीश है इस मामले में और खुलासा होगा आने वाले दिनों में। हो सकता है कि ल्यूर किया हो कि चलो शादी कर लेंगे, जेवर लेकर आ जाओ, मुझे नहीं पता भी एग्जैक्टली, लेकिन वो अपने सारे जेवरात वगैरह लेकर आई थी। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, जब इसकी नीयत ख़राब हो गई और परी भाभी जब नशे में चूर हो गई, तो फिर इस आदमी ने उसी किराए के कमरे में ईंटों से कुचलकर सिर पर घातक वार करके ताबड़तोड़ नशे की हालत में परी की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो भी कीमती चीज़ें, जेवर, रुपए, पैसे, तकरीबन 50,000 रुपये के आसपास कैश था, जैसा कि मेरी जानकारी है, वो भी लेकर आई थी। वो सारी चीज़ें इससे लूट ली। अब हत्या हो चुकी थी, कैश और जेवर वगैरह लूटे जा चुके थे। अब डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना था। अपने ही उसी कमरे में एक बेडशीट से उसने परी की डेड बॉडी को लपेटा, बांधा। उस महिला की डेड बॉडी को जिसके साथ वो 4 साल से रिलेशनशिप में था और न जाने दोनों कितनी दफ़ा इंटीमेट भी हुए होंगे, और उस महिला की डेड बॉडी को उसने इस तरह से एक पोटली में बांधकर स्कूटी के सामने पैरों के पास रखकर वो ठिकाने लगाने के लिए आधी रात को निकल पड़ा। हौसला कहें, बेवकूफ़ी कहें, जो कहें, उसने ये काम किया और ले जा कर के, हौसला शब्द तो ठीक नहीं है लेकिन दुस्साहस कह सकते हैं, और इस तरह से उसने उस लाश को ले जाकर ठिकाने लगा दिया और नाले में फेंक दिया और फिर वापस घर चला आया बहुत इत्मीनान से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि परी से जो उसने रुपए पैसे और कैश और जेवर सब लूटे थे, उनमें से कुछ सोने की चेन और जेवरात जो है उसने अपनी एक दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भी किया, और गिफ्ट करने के साथ साथ 15,000 रुपये कैश भी दिए। तो कमाल है, मतलब घर में बीवी है, किसी और महिला के साथ जा रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, उससे जेवर लूट ले रहे हैं, फिर किसी दूसरी गर्लफ्रेंड को दे रहे हैं और फिर किसी तीसरी से मिलने चले जा रहे हैं। मतलब अजीब लोग, अजीब ज़िंदगी। और आखिरकार इस सारे जाल बट्टे का खुलासा जो है, जब इनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो हुआ, और मोहम्मद नज़र ने पूरी कहानी पुलिस को फिर तफसील से बताई। फिलहाल मोहम्मद नज़र पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। इस पूरे केस को सॉल्व करने में पुलिस के सामने जो एक और बड़ी चुनौती थी, वो थी इस मामले में किसी कंप्लेनेंट का ना होना। आमतौर पर ऐसी महिलाएं जो जिस्म फरोशी के धंधे में होती है, घर परिवार के लोग उनके साथ अपने आप को अलग कर लेते हैं, और ये महिलाएं भी खुद को अलग कर लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो एक ऐसे ट्रेड में हूँ जिसको शायद बहुत अच्छी नज़र से, शायद क्या मतलब जिसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है। अगर मैं अपने घर वालों के साथ अपना नाता रिश्ता जोड़ कर रखूँगी तो मेरे घर वालों की भी बदनामी होगी। तो महिलाएं भी खुद को परिवार से अलग कर लेती हैं और परिवार भी महिलाओं से खुद को अलग कर लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि किसी को किसी के बारे में खबर नहीं होती। ऐसी महिलाएं या ऐसी लड़कियां, इनके साथ जो है ये सॉफ्ट टारगेट होती हैं क्रिमिनल्स के, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल ऐसे लोगों को टारगेट करता है, उनकी हत्या करता है या उनको गायब कर देता है, तो कोई कंप्लेनेंट नहीं होता। जैसा कि इस मामले में भी कोई कंप्लेनेंट नहीं था। कई दिन गुजर गए थे और अभी भी जब मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक पुलिस को इनका कोई फैमिली मेम्बर अभी तक नहीं मिला है जो ये बताए कि हाँ परी भाभी उनके फैमिली की मेंबर है, या कोई कंप्लेनेंट सामने आया हो, दावा किया हो कि बॉडी हमें दीजिए। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि ये जो महिला है, लड़की है, ये मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली है। तो दिल्ली में परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनकी बेटी जो है वो गाज़ियाबाद में रहकर क्या कर रही है, और अगर कर भी रही है तो उसके वेयर अबाउट्स क्या है नहीं पता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, क्योंकि अगर कोई कंप्लेनेंट होता इस मामले में तो शायद पुलिस को इस केस को जल्दी से सुलझाने में मदद मिलती। उसकी वजह यह है कि कंप्लेनेंट होने से कम पता चल जाता आइडेंटिटी का, और फिर
तफ्तीश को थोड़ी आसानी होती। लेकिन इसमें भी पुलिस के लिए मुश्किल थी, लेकिन पुलिस ने सक्सेसफुली केस को क्रैक कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। आपका नज़रिया इस पर क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक स्टोरी जो मैंने आप लोगों को बीते कल सुनाई थी, उस स्टोरी में मैंने बताया था कि किस तरह से मोहाली में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या हुई और 1.5 करोड़ रुपए के लिए जो है बहुत करीबी लोगों ने उनकी जान ले ली। उस पर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूं। 1 सेकंड का वक्त दीजिएगा, जितना ये बफर होने में टाइम लगता है। जी, खुल गया है। रोहित राय हैं और इन्होंने कहा है कि निठारी के दोषी जो है वो रिहा हो गए और कन्हैया टेलर के दोषी भी रिहा हो गए। ऐसे में न्यायपालिका पर कैसे भरोसा होगा। ऑल्दो उन्होंने ये जो कमेंट किया है उसका मैंने जो स्टोरी सुनाया था उससे डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ लीगल मामला ज़रूर है और ये एक चिंता की बात ज़रूर है। बहुत संगीन गुनाहों के मामले में अगर गुनहगार जो हैं वो बरी हो जाते हैं तो फिर उस बात की चिंता तो होती है। अब आज देखिए, मालेगांव धमाके में जो भी आरोपी थे वो सारे बरी हो गए और ये कहा गया कि उनके खिलाफ कोई भी सब्सटैंशिएट करने वाले प्रूफ जो है वो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो भी थी उस समय, जिसके पास वो जिम्मेदारी थी, वो जुटा नहीं पाई। मुझे समझ में नहीं आता है कि एजेंसीज फिर किस आधार पर चार्जशीट तैयार करते हैं कि कोई एक भी प्रूफ जो है वो सब्सटैंशिएट नहीं होता, प्रूफ नहीं होता। तो इन बातों को सुनकर कई बार ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास मकसद से या किसी एजेंडे को ध्यान में रखकर भी कई बार एजेंसी तफ्तीश करती हो। ये भी एक सोचने वाली बात है जिसके बारे में लोगों के मन में सवाल है। जगदीश चंडीगढ़ जी हैं गुजरात से और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, बहुत धन्यवाद। हमारे रेगुलर लिसनर हैं। राघवेंद्र तिवारी जी हैं, प्रदीप भांबू जी हैं, निखिल एस के नाम से एक आईडी है और ये रहने वाले हैं मेरे ख्याल से, अच्छा ये बता रहे हैं कि इन्होंने नया एक्टिवा स्कूटर जो है वो खरीदा है। चलिए बहुत बहुत मुबारक आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज ही हम स्कूटी की बात कर रहे थे और आपकी स्कूटी तो खैर बहुत नई है और बहुत मुबारक आपको उसकी राइड। विठल शिंदे साहब ने कमेंट किया और उन्होंने कहा है कि रिलीजियस वो रेगुलरली जो है हमारी कहानी सुनते हैं और वो शम सर की पहले कहानियाँ सुना करते थे और अब वो मेरी भी कहानियाँ सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने अपने बारे में बताया है कि आई एम योगी फ्रॉम कनाडा और इन्होंने ये भी बताया है कि जब वो भारत आएंगे तो ज़रूर हमसे मिलना चाहेंगे। चलिए बहुत स्वागत है आपका, मिलेंगे ज़रूर। और इसके अलावा हरनाज ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। और SRP के नाम से एक आईडी है। दिवाकर दे ने भी कमेंट किया है और शैतान सिंह साधु साहब का कमेंट है। बॉबी अरोरा जी हैं, संदीप कुमार मुखिया जी कहिन के नाम से एक आईडी है। उन्होंने लिखा है, आई एम योर बिग फैन, योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इफेक्टिव, लाइन्स वर ब्यूटिफुली कंपोज्ड। तो कुल मिलाकर इन्होंने काफ़ी जो है कॉम्प्लीमेंट मुझे किया है। थैंक यू वेरी मच। मुखिया जी कहीं तो एक बड़ा देसी टाइप का आईडी नेम लगता है, लेकिन जिस तरह से आपने इंग्लिश में सारी बातें लिखी है उससे मुझे लगता है कि आप एक परफेक्ट ब्लेंड हैं, देसी येट मॉडर्न या देसी येट अंग्रेजी ना होने का। एनीवे, ये मेरी और से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। रोहित राणे साहब का भी कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सतीश कुमार जी का भी कमेंट है। उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों बाद उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि पैसे के मामले में आजकल के ज़माने में किसी पर भी भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। भास्कर अरगड़े का भी कमेंट मैं देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, आपको पता है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस सिलसिले को बरकरार रखिए, चलाते रहिए। हम यूं ही एक दूसरे से, आपसे और मैं जो है वो कम्युनिकेट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।